तो नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने आ पाया हूँ और कुछ समस्याएं चल रही थी, या ये मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें थी जो लगातार मैनेज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो सीटेट के रिगार्डिंग मेरा आपसे कहना था वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। उसी गलती को इम्प्रूव करते हुए मैं आपके सामने हूँ और आज मैं आपके लिए सीटेट के रिगार्डिंग वही सारी वीडियोस जो मैं आपको देता रहा हूँ वही शुरू करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे सीटेट के लिए पहले केयरिंग थे, सपोर्टिव थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, वैसा ही ध्यान आप आज भी देंगे। गैप हुआ है लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है। आज मैं आपको जो देने वाला हूँ 2018 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, जिसका हम साइकोलॉजी कर चुके हैं, उसी का आज एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे। 30 क्वेश्चंस मुझे आपको देने हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं जो बीच का गैप हुआ है उसे भरते हुए मैं आपको प्रॉपर वो कंटेंट दे पाऊं जिसकी मुझे शुरुआत से आप लोगों के लिए उम्मीद करता हुआ आया हूँ और जिसके लिए मैं हर बार आपसे कहता हुआ आया हूँ। तो मुझे आप यही प्रयास करना है कि मैं आपको मैक्सिमम अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और उसके लिए मैं आज आपके सामने हूँ। और अब ये गैप आई होप के नहीं होगा और मैं प्रॉपर आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज भी जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं वही सेम वैल्यूबल है 2018 एनवायरनमेंट स्टडी, जिसे मैं आज शुरू करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रॉपर देखिएगा और समझिएगा। जहाँ कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ, बताने के लिए मैं तैयार हूँ और आपके सामने दोबारा हूँ मैं। और आई होप कि आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह देखकर मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला 61वां क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडी का पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अब बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति की, किसकी तुलना में, भारत में बिहार के सापेक्ष। तो पहले अगर हम बात करें इंडिया की मैप को अगर हम देखेंगे तो बिहार हमारा पश्चिम में पड़ता है। भारत हमारा पश्चिम में पड़ने वाला प्रदेश है। और बिहार से अगर हम तुलना करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर उत्तर में है और गोवा जाकर दक्षिण में है। कंपेयर टू अगर बिहार से हम देखें तो जम्मू कश्मीर उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में जाकर है, और वहीं गोवा दक्षिण में है। तो बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बिहार की स्थिति तो पूर्व और पश्चिम ये नहीं होना चाहिए, इसे हम नहीं मानेंगे क्योंकि मैंने बोला उत्तर और दक्षिण। तो अब देखते हैं उत्तर दक्षिण हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। इन दो में उत्तर दक्षिण का जिक्र नहीं हुआ है, इन्हें हम क्विट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। यहाँ पर दक्षिण और उत्तर की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ समझने का प्रयास करें। इन्होंने बोला है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर दक्षिण में है, बिहार तो पश्चिम में है ही। तो आप अपने आप जान लेंगे, समझ लेंगे, जम्मू कश्मीर दक्षिण में तो कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है बिहार की तुलना में, या सापेक्ष कंपेयर करते हैं जब, है ना। तो दक्षिण पश्चिम बोलकर इन्होंने गलत कर दिया। अपना सिंपल सा ऑप्शन होगा थर्ड वाला, जिसमें मालूम है हमें जम्मू कश्मीर उत्तर में है और गोवा दक्षिण में है। मैं कहता हूँ किसी को ये नहीं मालूम बिहार कहाँ पर है, लेकिन ये सबको मालूम है जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, उत्तर में। और उत्तर में जम्मू कश्मीर है। उत्तर हमें 2 में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन थर्ड ऑप्शन में जम्मू कश्मीर पहले पूछा गया है तो उत्तर पहले दिया हुआ है। दैट्स वाई हम उत्तर के साथ ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब अगर आपको बिहार की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम तो आप ऐसे ख्याल रखिए, जम्मू कश्मीर आप सबको मालूम है कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है देश के उत्तर में है, और उत्तर में है तो उत्तर ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले दिया हुआ है। दैट्स वाई मैं थर्ड वाले के साथ जा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो अगला है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी जो प्रोसेस होता है वेपराइजेशन का, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, उस प्रक्रिया में किस स्थिति में वो सबसे धीमी होगी। समझिए क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, मतलब स्लोएस्ट पूछिए। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों वृद्धि, सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे तब। दूसरा,
तो मैंने आपको हमेशा बोला है पहले हम ऑप्शन कम करेंगे तब आंसर के पास पहुंचेंगे। पहले हम अपने ऑप्शन कम करेंगे। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों वृद्धि, बात करेंगे इसके बारे में। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। जब सरफेस एरिया बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो तो क्या वेपराइजेशन कम होता है? वेपराइजेशन सरफेस एरिया पर और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने बोला सरफेस एरिया बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो तो क्या वो धीमा होगा? धीमा होगा, लेकिन सबसे धीमा नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो कम टेम्परेचर पर भी वो वेपराइज होता रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। आप सरफेस एरिया कम कर रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो। तापमान बढ़ने पर तो हमेशा वाष्पीकरण तेज होता है। अब अगला है, दो बचते हैं हम पर, एक तो पहला और एक बचता है चौथा। पहला वाला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। ध्यान रखिए, पूछ के रहे हैं सबसे धीमा पूछ रहे हैं, मतलब पूछ ये रहे हैं सबसे धीमी पे जाएंगे हम। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, यानी सरफेस एरिया टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ कर दिए जाएं या सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज़ कर दिए जाएं। ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज़ कर दोगे तब वेपराइजेशन होगा। सरफेस एरिया टेम्परेचर दोनों बढ़ा दोगे तब भी वेपराइजेशन होगा। अंतर क्या है? जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो वेपराइजेशन इसकी तुलना में कम होगा। क्यों कम होगा? आप गैस पर एक छोटे वाले बाउल में या उसमें पानी बॉईल करके रखते हैं और गैस आपने स्लोएस्ट कर दी है। आपने सरफेस एरिया, मान लो आपने गिलास में या कटोरी में लिया हुआ है, वो कम कर दिया है, तो आप क्या पाओगे? सरफेस एरिया कम हुआ है ना, और टेम्परेचर भी कम हुआ है, लेकिन क्योंकि वो ग्लास के अंदर है या चम्मच के अंदर पानी है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, और जल्दी मतलब वेपोरेट होने शुरू कर देगा जल्दी। अब आपने एक बड़ी थाली ली है और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है और उसको गैस पे रखा हुआ है या चूल्हे पे रखा हुआ है, तो आप एक बड़े भगोने में या थाली में जब पानी को बॉईल करोगे, बड़े परात जैसे बोलते हैं या भगोना जैसे बोलते हैं, और टेम्परेचर आप खूब बढ़ा दो, लेकिन जो रेट होगी इन तीनों की तुलना में, यानी चौथे वाले और पहले वाली तुलना में, यहाँ पर कम होगा वेपराइजेशन कंपेयर टू 4, क्योंकि आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है, साथ में सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया है। अगर आपने सरफेस एरिया नहीं बढ़ाया होता, केवल टेम्परेचर बढ़ाया होता, तो वेपराइजेशन तेज होता। अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया होता, टेम्परेचर ना बढ़ाया होता, तो वेपरेशन कम होता। लेकिन सबसे कम कब होगा? सबसे कम तब होगा जब आपने दोनों को इंक्रीज़ कर दिया है। एग्जांपल के लिए, सूरज की तेज़ रोशनी पड़ रही हो लेकिन समुद्र के पानी को वेपराइज करना हो, तो वो रेट बहुत कम होती है। रेट ऑफ वेपराइजेशन नदियों में, रेट ऑफ वेपराइजेशन नालियों में, रेट ऑफ वेपराइजेशन अपने लोकल एरिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया कंपेयर टू वहाँ दोनों चीज़ों को आप ज़्यादा कर रहे हो, तो अपने यहाँ वेपराइजेशन कम हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये डिपेंड करता है वेपरेशन इन स्टेजेस पे। अब है स्थानों, दूरियों और दिशाओं को की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए इन्होंने बोला है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो अपने आप सोचिए, इनको बताने के लिए या इनके बारे में जानकारी देने के लिए किसको आप मेन मानो, कौन सी क्षमता मेन है, किसे इन्होंने समझने की क्षमता कैसे बताया? स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थितियों समझने की क्षमता। डायरेक्शन स्किल है, मैपिंग स्किल है, पोजीशन स्किल है या ग्राफ स्किल है? इसमें ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। जब आप मैप के ऊपर स्थान, दूरियों और दिशाओं को आपस में सापेक्ष स्थिति समझना चाह रहे हैं तो आप ग्राफ का प्रयोग करते हैं, नो डाउट आप ग्राफ का प्रयोग करते हैं। चित्र द्वारा नहीं समझ सकते, स्थिति द्वारा नहीं, दिशात्मक कौशल है ना, दिशा के द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा आप जज कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही वेरिएशन जानने हैं या दोनों इन सब की आपस में इंटर कंडीशन जाननी है, तो आपको ग्राफिक कौशल जज करना पड़ेगा, कितने पर क्या बढ़ा और कितनी पर क्या कम हुआ, है ना। इसमें आप ग्राफिक्स कौशल का यूज़ करते हो, जिन्हें आप ग्राफ का बोलते हो, उनका प्रयोग करते हो, तो आपका आंसर होगा 4th वाला, ठीक है। अगला है 64, किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF नेशनल करिकुलम फाउंडेशन ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? कई बार आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन को जोड़ने का श्रेय जाता है, टिक हो रहा है पहले से, NCF 2005। नेशनल करिकुलम फाउंडेशन 2005 ने बोला है कि आपको प्राइमरी स्तर पर पाठ्यचर्या क्षेत्र में एनवायरमेंटल स्टडी को ऐड करना चाहिए। अगले पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वर्ड क्या है?
वर्ड आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। तो किस क्षेत्र में आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के किस क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का रिवाज है। वो कौन सा एरिया है जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है या जिस पर स्थानांतरित खेती की जाती है। पहले मैं आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीन बता दूं। ऐसे एरिया जो चाहते हैं कि उनकी वो एरिया या वो खेती जहाँ पर एक ही ज़मीन पर बार बार खेती ना कर कर जगह चेंज कर दी जाती है। जैसे मान लो इस बार एक खेती यहाँ पर की इस फील्ड में एक आधे हिस्से में, अब इस पर कुछ महीने खेती नहीं होगी। मान लो एक फील्ड के 4 हिस्से कर लिया है, जो भी उनका फील्ड है, एक फील्ड में वो एक बार खेती करेंगे, फिर 7 महीने 4 महीने 5 महीने उसे छोड़ देंगे, फिर अगली जगह खेती करेंगे और फिर 5-6 महीने बाद उस खेती में जहाँ पहले खेती की थी वहाँ लौट के दोबारा आ जाएंगे। और एक फील्ड को मतलब बार बार शिफ्ट करते रहते हैं, जगह चेंज करते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए काउंट किया जाता है जिससे कि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी कम ना हो। बार बार एक ही फील्ड पर खेती करने से फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है और उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ किया जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैं आपको बताऊं किन किन स्टेट्स में होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अगर आप अपनी भाषा में बात करें, हम उसे झूम खेती बोलते हैं। झूम, और सब जानते हैं मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, है ना, मेघालय, आंध्र प्रदेश, जितने भी हमारे ये मिजोरम, असम, इन सब में झूम खेती होती है। झूम खेती को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए तो कहाँ पर पड़ते हैं ये, कहाँ पर होते हैं ये? पड़ते हैं हमारे उत्तर पूर्व में। ये है हमारे दक्षिणी क्षेत्र नहीं है, उत्तर पश्चिम भी नहीं है। इंडिया मैप में अगर आप जाओगे अपने मैप में तो आपको सीधे सीधे मालूम चल जाएगा जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वो सब फोकस्ड करते हैं शिफ्टिंग खेती पर। शिफ्टिंग खेती मैंने आपको बता दी, जब वो एक ही फील्ड में बार बार खेती ना करके फील्ड को चेंज करते रहते हैं जिससे कि कल्टिवेशन, जिससे कि फर्टिलिटी बनी रहे, बढ़ती रहे। गॉट इट? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारा आंसर होगा। असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ये सब हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब इसमें काउंट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी के बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मत ध्यान रखिएगा, एक सत्य नहीं है। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको चेक ये करना है कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा वाला सत्य नहीं है ना। सत्य कौन सा नहीं है वो आपको फोकस करना है, वो फोकस करके तब आप आंसर देंगे, है ना। एक सही नहीं है, ठीक है। विचार कीजिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, थोड़ा आप सोचिए, मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। आपका आंसर कौन सा, उस पर फोकस करना है, ठीक है। फोकस कैसे करेंगे, सोचिए, ठीक, सोचिए। जैसे पहला है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बांध से विकास होता है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते, विचार करते हैं, नहीं करते, ध्यान रखिएगा। और आंसर भी नहीं पूछा, ये नहीं करते बोल रहे हैं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, यानी जो ये एनर्जी है जिसे आप बोलते हैं थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर फैसिलिटी, इससे बड़े बड़े प्रभाव हो सकते हैं, बड़े बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बड़े बड़े चेंज आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बड़े बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, नेचर में भी काफ़ी चेंज आ सकता है इससे, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ये तो सत्य है। पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये सत्य है। प्रोत्साहित करते हैं, ये सत्य है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी सत्य है। सॉरी, पहला हमारा बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये सत्य है। सत्य मीन्स ये चीज़ होती है, गलत करेंगे इसे हम, ठीक। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते, नहीं करते, इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रदूषित नहीं करते, है ना। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये नहीं वाला बोल रहे हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, एक तो ये, या यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करते, तो ये पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करते, इसे हम टिक कर देते हैं, ये नहीं होता है ना, ये वाला सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग कर देते हैं, यानी बांध बनने से जो वहाँ के लोकल के लोग हैं उनको नदी से पानी नहीं मिलता है, ये गलत है, पानी तो मिलता है। तो ये वाला आपका इसके अकॉर्डिंग ठीक होगा, समझ लीजिए। इन्होंने बोला है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये 3 सत्य हैं, ये सत्य नहीं है, ठीक है।
बांध बनने से वहाँ के लोकल के लोगों को पानी मिलना बंद नहीं होता। बांध बनने से केवल उस नदी द्वारा जो बाढ़ का आना है वो सब कम हो जाता है। ठीक है, बांध लिमिटेड पानी को छोड़ने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये वाला फोर्थ वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं, ध्यान रखिएगा। CO2 होती है, मैथेन भी होती है, जलवाष्प और उपयुक्त सभी। जलवाष्प को कहीं ना कहीं हम ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं करेंगे। जलवाष्प इज नॉट वाटर वेपर गैस नहीं है ना। तो जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 और मैथेन अब दो दिए हुए हैं और उपयुक्त सभी बोल रहे हैं। या तो लिखा होता एक या दो दोनों। तो इस वाले ऑप्शन के लिए अगर हम जाने या जाएं तो जलवाष्प को अगर हम काउंट कर लें तो उपयुक्त सभी आंसर ठीक होता है। लेकिन जबकि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मानता हूं मैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे भी उन लोगों ने इसके लिए सबको नंबर दिया था, यहाँ पे भी एक नंबर सबको मिलेगा। यानी इसके लिए आप मानिए इन आंसर डाउट है इसमें, क्योंकि जलवाष्प को, वाटर वेपर को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। ग्रीन हाउस गैस जो टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं नेचर का, ठीक है, वो एनवायरनमेंट का। तो इसमें आपका आंसर जो होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग कोई नहीं है। CO2 मैथेन ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस में काउंट की जाती हैं। तो इसके आंसर के लिए आप इन दो को मानिए अपनी याद के लिए, ये ग्रीन हाउस गैस काउंट की जाती हैं। और इन दो से रिलेटेड ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो आप इनको छोड़ देंगे और एक या दो अगर दिखा होता तो आपका आंसर ठीक होता। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन के लिए सबको एक नंबर दिया गया था। अब है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? मीन वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट इफेक्टेड बाय द मानसून। मानसून यानी पानी जब पड़ता है, 68 क्वेश्चन है, तो जो ठंडे रेगिस्तान है वो प्रभावित क्यों नहीं होते, समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान देंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, इसको समझिए। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ये सही है, लेकिन इसका मानसून प्रभावित होने से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग आंसर, ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक मीन्स ये बात ठीक है। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, ये सही है, लेकिन इसका इससे रिलेशन नहीं है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस पर बात करेंगे अभी हम। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है, ये भी सही है, लेकिन इसका मानसून से कोई अटैचमेंट नहीं है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक, अब समझिए, दो की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये गलत है। अब बचा ये वाला और ये वाला। इन्होंने बोला ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। जिन लोगों को वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में मालूम है, जो जानते हैं वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश किन्हें कहते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। इसे बोलते हैं रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया, रेन शैडो नाम से मालूम चल रहा है आपको, जहाँ पर वृष्टि मतलब बारिश और छाया मीन्स ना आ पाए। तो जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, जैसे जो जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के इस ओर जब पहाड़ों से मानसून उठते हैं तो वो बारिश वहीं झमझम करने लगते हैं, यानी पहाड़ों से टकराकर बारिश एक तरफ करने लगते हैं। एक तरफ के एरिया में पानी पड़ता है और दूसरे तरफ के एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता। तो जिस दूसरे तरफ के एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उस एरिया को कहा जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश। मैं दोबारा बता दूं, जब बादल ऊपर उठते हैं बारिश के लिए, तो जिन पहाड़ों से टकराकर वो जिस क्षेत्र में बारिश कर रहे हैं, वो क्षेत्र कंटिन्यू बारिश हो रही है। एक जो दूसरा क्षेत्र है पहाड़ों के उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, उन्हें बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश मानसून, वृष्टि छाया प्रदेश वो हैं जहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाता और वही रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं रेगिस्तान या वही क्षेत्र रेगिस्तान में ज़्यादातर काउंट किए जाते हैं। तो ठंडे रेगिस्तान जो हैं वो क्यों प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, हिमालय की वृष्टि छाया में आते हैं। और जब हिमालय की वृष्टि छाया में आएंगे तो पानी उन तक पहुँच नहीं पाता, बारिश उन तक पहुँच नहीं पाती, और जब बारिश नहीं पहुँच पाती तो मानसून का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, वृष्टि छाया मतलब जहाँ पर यानी पानी ना पहुंच पाए। ठीक, अगला, ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी जिम्मेदार गैस है? तो सबको मालूम है सल्फर डाइऑक्साइड, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जब बनती है तो ऊपर चल जाकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में नीचे आती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट जिससे बना हुआ है आपका ताजमहल, उस पर वो रिएक्ट करती है, तो SO2 गैस रिएक्ट करती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। 70 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनाया? हु बुल्ट द गोलकोंडा फोर्ट? इसमें
चोल डायनेस्टी दिया हुआ है, चालुक्य डायनेस्टी दिया हुआ है, काकतीय डायनेस्टी दिया हुआ है और पल्लव डायनेस्टी दिया हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे। गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया? पहले बात करते हैं गोलकोंडा फोर्ट है का। थोड़ा भी अगर आपने सुना होगा तो ये गोलकोंडा फोर्ट है तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना में है ये। और इसके बारे में अगर बात करें तो तेलंगाना का एक बहुत ही घूमने लायक जगह है और खूब बढ़िया जगह मानी जाती है। तो इसको बताया जाता है कि जो बताया जाता है इसके बारे में कि गोलकोंडा जो फोर्ट था उसको हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट के तौर पे जिन्होंने बनाया वो कुतुब शाही रीजन थे, है ना, डायनेस्टी कुतुब शाही लोगों की डायनेस्टी थी, ठीक है, जो 1687 में जिन्होंने बनाया, जिसने इसको कन्वर्ट किया एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में। लेकिन इससे पहले जब ये लोग नहीं पहुँचे थे, ये लोग नहीं आए थे, शुरुआत किसने की, बनवाया किसने? ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि गोलकोंडा किला किसने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में बनाया या गोलकोंडा किला किसने मजबूत बनवाया या किसने स्ट्रॉन्ग बनवाया। कुल मिला के गोलकोंडा किला बन चुका था पहले ही और वो मिट्टी से बनाया गया था, ठीक। उसके बाद उसे ग्रेनाइट के तौर में कन्वर्ट किया गया, उसमें ग्रेनाइट लगाया गया और उसे और इफेक्टिव बनाया कुतुब शाही ने। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ पहले किसने बनाया, तो कुतुब शाही चोल राजवंश का इसमें कोई योगदान नहीं था, पल्लव राजवंश और चालुक्य राजवंश का कोई योगदान नहीं था। ये हिस्टोरिकल एक क्वेश्चन है जो आपको पूछ लिया गया है। काकतीय राजवंश था जो काफ़ी टाइम पहले था और उस राजवंश ने कि जो राजा थे उन्होंने इसे नॉर्मल वे में मिट्टी से बनवा के तैयार कर दिया था और बाद में इसे जो कुतुब शाही नाम के राजा बताया मैंने आपको, उन्होंने उसमें ग्रेनाइट फोर्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अगर बोला गया किसने बनवाया तो इसका आंसर काकतीय राजवंश होना चाहिए। इसको आप इजीली समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगले पे आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15 ग्राम प्रति लीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम मिलीलीटर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml। समझिएगा क्या होगा मास 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएंगे, थोड़ी सी भी आपको जानकारी होगी और ज़रा सी भी आपने बेसिकली फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा और आपको याद होना भी चाहिए कि क्या रिलेशन होता है इन तीनों में जो रिलेशन है उस फॉर्मूले को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आप इस आंसर के पास पहुंच जाओगे। रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। और जब आप इसके लिए जाओगे एम अपॉन वी के लिए जाओगे तो क्या पाओगे? D आपको दिया हुआ है 15, ठीक है, M आपसे पूछा गया है, V आपको दिया हुआ 3। तो जब आप करोगे इस क्वेश्चन जैसे D इज इक्वल टू, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ M अपॉन वी, सॉरी यहाँ कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ D इज इक्वल टू M अपॉन वी, ठीक है। D की वैल्यू आपको मालूम है, D की वैल्यू कितनी दी है? D की वैल्यू दी हुई है आपको 15, M आपसे पूछा है, ठीक है, और ये दी है आपको 3। चाहो तो आप सब जानते हैं, जब ऐसे चाहो तो ऐसे करते हो 15/1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 3 15 3 45 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यही आंसर। या फिर आप D इज इक्वल टू एम अपॉन वी को करके M इज इक्वल टू करोगे, ये फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो M इज इक्वल टू आएगा आपका D इंटू वी। D आपका दिया हुआ 15 और ये दिया हुआ 3, तो 15 × 3 तब भी आपका 45 आंसर सही होगा। तो आंसर होगा इसका 45। इजीली कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि समझने का प्रयास करें। अदिश राशि की बात कर रहे हैं, यानी ये बोल रहे हैं आपको वेक्टर। देखिए पूछा गया क्वेश्चन, समझिएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इन्होंने स्केलर क्वांटिटी पूछी है, इनमें से कौन सी एक स्केलर है? अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं पहले वो समझिए। अदिश राशि किसे कहेंगे आप, है ना, जिनको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है नापने के लिए, मापने के लिए, है ना, दिशा और परिमाण, ठीक। और अगर बात करें सदिश राशियों की, जिनको केवल एक कंटेंट चाहिए, अदिश राशियों की अगर मैं बात करूं तो वो राशियां जिनको आप अगर डिफ़ाइन करोगे, जिनको जिनके नापने के लिए, जिनको जज करने के लिए आपको मात्रा, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए हो, वो सदिश राशि हो गई। और जिनमें केवल आपको परिमाण चाहिए यानी मात्रा चाहिए, वो आपकी अदिश राशि हो गई। तो इनमें से 3 आप देखो, 3 ऐसी राशियाँ होंगी जिनमें आपको दोनों की नीड होती होगी और एक राशि ऐसी होगी जिसमें आपको दिशा की नीड नहीं होती होगी। देखिए
गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, संवेग की बात करूं, भार की बात करूं, तो गुरुत्वाकर्षण और संवेग इन दोनों में हमें दोनों की आवश्यकता होती है। इनमें हमें मास मात्रा भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। तो ये दोनों तो काट देता हूँ। अब बचता भार वेट और द्रव्यमान मास। तो अगर मैं बात करूं तो इनमें केवल द्रव्यमान है जिसे आप अदिश राशि के रूप में काउंट कर लेंगे, जिसके लिए आपको परिमाण चाहिए, परिमाण की नीड है। इसके लिए आपको दिशा की कोई नीड नहीं होती, डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है इसका, अदिश राशि और सदिश राशि, इसे आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, जिनको मापने के लिए आपको दोनों की आवश्यकता हो, दिशा की भी और परिमाण की भी, मात्रा की भी और दिशा की भी। वो आपकी सदिश राशियाँ, सदिश दिशा के साथ, अदिश दिशा नहीं चाहिए, परिमाण ही चाहिए। तो द्रव्यमान हमारा इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन 73। एक वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसे क्या कहते हैं? पहले मैं तीनों को बता दूं आपको, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, कॉन्वेक्स। तो देखिए, नहीं गुजर सकती, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किरण नहीं गुजर कर सकती। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। तो पारदर्शी तो नहीं है क्योंकि इसमें आर पार चली जाती है, उत्तल में भी आर पार हो जाती है। पारभासी और अपारदर्शी, पारभासी क्या होती है पहले वो समझें। पारभासी वो पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश किरण नाम मात्र के लिए आर पार हो जाए, मतलब जिनमें प्रकाश किरण आर पार हो नाम के लिए, मतलब आर पार हो जाए थोड़ी मात्रा में, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? पारभासी। उन्हें क्या कहेंगे आप? पारभासी। पारभासी का क्या होता है? एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जितने भी देखा होगा बटर पेपर, वाइट कलर का पेपर आता है ना, पतली प्लास्टिक की शीट्स आती हैं जिनमें आप टॉर्च लगाओ तो थोड़ी आर पार दिखाई देता है, वो सब पारभासी हैं। और ये बोल रहे हैं जिनमें प्रकाश किरण बिल्कुल नहीं गुजर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, अपारदर्शी बोलेंगे। इसका मतलब ये आंसर भी गलत है, आंसर होगा हमारा ओपेक। ओपेक क्या होता है? मैंने बोला आपको अभी, ओपेक होता है लकड़ी हुई, पत्थर, है ना, प्लास्टिक, जिनसे आर पार लाइट जा ही नहीं रही। दीवार के आर पार लाइट आती है? नहीं आती, वो ओपेक है ना। लेकिन बाकी इन सब के आर पार लाइट चली जाती है। तो अपारदर्शी को ही आप सही टिक कर देंगे। पारभासी क्या होते हैं? मैंने बताया आपको, पारभासी होते हैं वो जिनमें लाइट थोड़ी मात्रा पार चली जाती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? इसको इंग्लिश, जो मैं की हिंदी वर्जन लेके चल रहा हूँ, इसके बराबर में इंग्लिश वर्जन भी है, वो अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो। What will be the weight of an object on the surface of the earth whose mass is 10 kg of moon surface? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ये इफेक्टिव या अलग है। वो अलग इसलिए है, अलग क्यों काउंट किया जाएगा? क्योंकि मैं आपको चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें मुझे चारों एक्सप्लेन करने हैं आपको। मैं केवल आपको डायरेक्ट आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपके वो आंसर जो नहीं है वो क्यों नहीं है और जो है वो क्यों है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको ये जानना चाहिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर जाती है ना, का चंद्रमा पर भार अगर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। अब वो चंद्रमा पर कितना बता रहे हैं? उसका द्रव्यमान 10 है ना। तो ज़मीन पर कितना रहा होगा? सिंपल सी बात है, तो 10 तो ख़त्म कर दो, 1/6 होता है। अब ये केजी में है, ये न्यूटन में है, तो गलत कर दो इसे भी, 60 kg होगा। जब ज़मीन पर किसी का भार 60 kg है तब चंद्रमा पर 10 kg होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर भार 1/6 गुना होता है। ठीक है, 1/6 गुना। ठीक, समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिए, सबको पता है आंसर, है ना। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ आंसर क्यों ये होना चाहिए। अगला, एक विलेय का विघटन दर ब्लैंक पर निर्भर करता है। सामने जो हमें दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से डिजॉल्विंग क्वांटिटी, है ना, रेट ऑफ डिजॉल्विंग क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? तो मैं आपको बता दूं, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र और भार, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक पर डिपेंड करती है। नॉर्मल से तरीके से आप समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। 3 मेन कंपोनेंट हैं, 3। पहला, आप कितना उसे स्टीर करते हो, स्टीयरिंग कितना करते हो, हिलाते कितना हो। तो हिलाने वाला इसमें वर्ड यूज़ नहीं हुआ, मतलब आप चम्मच से कितना घोलते हो, स्टीर करना। दूसरा, कि जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल गए हैं उनका साइज कितना है। पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी विलेय सॉल्यूशन की दर कम हो जाएगी, विघटन की दर कम हो जाएगी, मतलब धीमे धीमे विघटन होगा, धीरे धीरे खुलेगा। एग्जाम्पल के लिए, नमक जल्दी घुलता है, चीनी लेट घुलती है, क्योंकि चीनी के पार्टिकल नमक से बड़े होते हैं।
2 फैक्टर। और तीसरा टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी जिसमें आप घोल रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है, यानी कि कहने का अर्थ है गर्म पानी के अंदर चीनी अगर घोलोगे जल्दी घुलेगी कंपेयर टू ठंडे पानी में। इसलिए जब कभी कोई शिकंजी बनाता है या लस्सी बनाता है तो देखना बर्फ़ डालने के बाद चीनी अगर घोलोगे तो ज़्यादा मात्रा में नहीं घुल पाती। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो स्पेस बर्फ़ के पार्टिकल से बर्फ़ लिक्विड होकर धीमे धीमे भरना शुरू कर देती है ना, तो चीनी के पार्टिकल उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, एक फैक्टर मिला, दाब का कोई असर नहीं है, सरफेस एरिया कोई असर नहीं है, इसका कोई असर नहीं है। 3 कंपोनेंट बोले मैंने आपको, एक तो एट द टाइम आप स्टिर कितना कर रहे हो, कितना चम्मच को घुमा रहे हो, दूसरा टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर का नाम इसमें आया है, और तीसरा साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, साइज का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो तीनों में से एक फैक्टर हमें दिया हुआ है, दैट्स वाई विले की विघटन की दर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स घुलना शुरू कर देंगे। ओके 76 अच्छा क्वेश्चन है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को पौधे को अपनाने को करने में मदद करना। देखिए ये तीनों और ये चौथा अपने आप इस पर इफेक्टिव है, इन तीनों के ऊपर। पोस्टर बनाना, बहस करना, समूह चर्चा करना वो इतना प्रभावी नहीं होगा यदि आप हर बच्चे को एक पौधा दे दो और बोलो भाई इनसे जुड़ के एक पौधा आपका ऐसे पालोगे या आपका अपना होगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा भी था, यही तरीका मैंने भी बच्चों को समझाया था। हर एक स्कूल में जितने पौधे हैं हर एक पौधे को बच्चे का नाम दे दिया था और बच्चों का उनसे इतना लगाव हो चुका था कि आज वो पौधे अगर हल्के से भी पत्ती टूटती है तो बच्चों को कष्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उनको अटैच कर दो उससे, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। मैंने ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, इसे मैं खुद यूटिलाइज कर चुका हूँ। ठीक है, अगला अभय ने अपने छात्रों से क्या कहा, अभय ने अपने छात्रों से बोला कि उन बीमारियों पर एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जो उसके आसपास के क्षेत्र में थी। बच्चों से बोला। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, पाठ्य पुस्तक में कुछ नहीं है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प रिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट मीन्स कौन सा जुड़ा इससे संबंधित नहीं है। एक विकल्प संबंधित नहीं होगा, 3 संबंधित होंगे, 3 संबंधित होंगे। उन्होंने बोला जाओ पड़ोस में जो बीमारी है उसे सर्च करो, उसके बारे में खोजो, उसके बारे में एक सर्वे करो, बच्चों से बोला। तो 3 इफेक्टिव है, एक इफेक्टिव नहीं है। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिला, बिल्कुल ठीक है साहब। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन से सीखने की मदद मिली, बिल्कुल ठीक है, जब जाके बात करेंगे सीखेंगे। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग और समझने और एक साथ काम करने सक्षम बनाया। और 3-4 में सोचो, इससे समुदाय को उन बीमारी को समझने में मदद मिली जिनसे भी पीड़ित हैं। अब समझना, बच्चों को इससे समुदाय को उन बीमारी, बच्चों के द्वारा सर्वे करने पर समुदाय को कैसे सपोर्ट मिल जाएगा भाई? समुदाय कैसे बीमारी समझ जाएगा? समुदाय जिस बीमारी से पीड़ित है, बच्चे उस बीमारी के बारे में उन्हें बता नहीं पाएंगे, डॉक्टर नहीं है बच्चे डॉक्टर नहीं है, तो समुदाय को मदद नहीं मिली। 3 बिल्कुल ठीक है, ये मिला, डेटा हैंडलिंग सीख गए, लेकिन समुदाय को उससे कोई फेवर नहीं मिला। समुदाय को कुछ ऑप्शन समझे, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे भी पीड़ित हैं, तो समुदाय को बच्चों के थ्रू कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि बच्चे चिल्ड्रन आर नॉट डॉक्टर्स। तो ये वाला इससे कम रिलेवेंट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर ये ठीक है। हमने 3 आंसर जो नहीं थे वो टिक किए, अपने आप चौथा निकल के आ गया। अगला 78 आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों से उनकी जीवन में घटित घटनाएं पूछी कि भाई करंट लगाएगा भी किसी को, एक्सीडेंट कभी हुआ है, फिर क्वेश्चन आंसर पूछे, फिर आकलन किया, फिर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं टेलीविज़न में वो उनको बताया, फिर आग और बिजली के झटके सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए वो उनको बताया। ठीक, क्या किया? क्या वो कॉग्निटिव अप्रोच, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच? अब समझिए,
अन्वेषण तो कुछ नहीं है। अन्वेषण मतलब ये लिखा हुआ है इंक्वायरी। इंक्वायरी अप्रोच नहीं काउंट की जाएगी। इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व किया, कोई कंटेंट नहीं जिस पे पूछा है, तो इंक्वायरी काउंट। इंक्वायरी किस टॉपिक को लेकर होती है? मानववादी दृष्टिकोण, इसमें कोई ऐसी बात नहीं बच्चों को बताई गई जिससे उनके अंदर कोई उदारता या ऐसा बिहेव या माहौल जनरेट हो जो मानववादी दृष्टिकोण या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आता हो। अब बचा कॉग्निटिव और अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। कॉग्निटिव दृष्टिकोण काउंट कर सकते हैं, जरूरी है क्योंकि बात दिमाग से रिलेटेड है, लेकिन कॉग्निशन इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ जो बात कर रही हैं वो अनुभव पर आधारित है। बच्चों से पहले पूछा है कि आपने क्या गलतियाँ या आपके जीवन में क्या क्या हुआ, आपने एक्सीडेंट फेस किया, कभी झटका लगा, कभी लाइट ने कभी पकड़ा, तो ये जो प्रिया करना चाह रही हैं या जो उनका दृष्टिकोण है वो प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण जो है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। यहाँ पर वो बच्चों के अनुभव को ही उनकी लर्निंग में यूज़ कर रही हैं और ये लर्निंग आजीवन चलने वाली होती है। जब आपके जीवन में घटित कोई घटना घटी और उसको लेके कोई आपको सजेशन दे दे तो वो आजीवन लर्निंग स्टेबल रहती है। तो 78 का आंसर सेकंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। क्यों मेन माना गया है समाज को, ये छोड़िए, बिल्कुल ठीक है। बुद्धिमान तो है, समय है, ये गलत है, ये नहीं काउंट करेंगे। अब समझिए, ये दैट इज द राइट आंसर। आप जब समुदाय से सीखते हो तो वास्तविक कंडीशन में होते हो, और जब आप नेचुरल कंडीशन में सीखते हो, रियल कंडीशन में सीखते हो, तो वो लर्निंग बहुत इफेक्टिव है। इसलिए समुदाय को आपका अधिगम का, शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है क्योंकि वहाँ रियल लर्निंग होती है। आप रियल में उनके बीच में रहकर अच्छा सीखते हो या बुरा सीखते हो, पर रियल सीखते हो। ठीक, आगे बात करते हैं। 18, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्यों EVS को जो बताया जाता है कि बच्चों को जब भी पढ़ाओ तो बाहर के जीवन से जोड़ दो, यानी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, तो पेड़ पौधों के पास ले जाओ। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये सब वैसे ही बच्चों को बताओ कैसे कैसे, मतलब उन्हें जब भी कोई घटना बताओ उनके पर्यावरण के बारे में या किसी के बारे में, तो आसपास से जोड़ दो। इसका मेन रीज़न क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यार्थी दृष्टिकोण, पाठ चर्चा से बाहर जाना। बाहर जाना इज नॉट द आंसर। बाहर जाना ये इसलिए नहीं जोड़ा गया, पुस्तक को नहीं यूज़ करना है। जोड़ा इसलिए गया कि जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, जो विश्व लेवल पर चल रहे हैं, उन मुद्दों को अगर आज बच्चों को नहीं समझाया गया, आज वो नहीं समझेंगे, तो आने वाली ये बड़े होंगे तो उन चीज़ों का ख्याल कैसे रखेंगे। आज बच्चों को नहीं बताएंगे कि पेड़ पौधे क्यों वैल्यूएबल हैं, आज बच्चों को नहीं बताएंगे कि हमें कम बायोडीजल का इंजन, बायो इंजन का यूज़ करना चाहिए, या हमें कम इन केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए, हमें कम सारे डीजल पेट्रोल इनका पेट्रोलियम का यूज़ करना चाहिए, तो वो आगे उन्हें सेव कैसे करेंगे, इन मतलब आगे एनवायरनमेंट को सेव कैसे करेंगे। तो जितने भी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे हैं और चिंता हैं, उनको पाठ्य पुस्तक से लिंक, मतलब बच्चों को ये इसलिए बाहरी जीवन से जोड़ दिया जाता है कि जिससे कि जब वो समझें तो वो कंटेंट जो पाठ्य पुस्तक में वो बाहर के समाज से जुड़ जाए और उन्हें वो चीज़ समझ में आ जाए। तो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को बच्चों के साथ लेकर आना, उस पर चर्चा करना, इसलिए उन्हें बाहर के जीवन से जुड़ा जाता है। इसलिए EVS को कहा गया है कि जब भी आप उन्हें बताओ, बाहर के जीवन से जुड़ के बताओ, जिससे लर्निंग इफेक्टिव होगी। अच्छा, नेक्स्ट 81, कक्षा थर्ड 81 क्वेश्चन है। कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादी, दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। विस्तारित बोले तो संयुक्त परिवार। अब आप इसके बारे में यानी क्या सोचते हैं, क्यों बताया उन्होंने ऐसा? परिवार की परिभाषा गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक परिवार की परिभाषा दी है दोनों। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, यानी उनमें कोई संवेदनाएं नहीं है, छात्रों के लिए लगाव नहीं है। नहीं, इन दोनों बातों से कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि लगाव नहीं है। वो तो बच्चों को बता रही हैं परिवार के बारे में और व्यवहारिक तौर पर बता रही हैं। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। अब देखिए,
शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। इंक्लूसिव बोले तो जहाँ पर हर तरह के बच्चे को हर तरह के एग्जाम्पल लेके आप समझाते हैं। तो दृष्टिकोण समावेशी क्यों नहीं होगा? इसमें दृष्टिकोण बिल्कुल समावेशी है, क्योंकि वो हर बच्चे को बताना चाह रही हैं परिवार की परिभाषा। और फोर्थ है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है चौथा। क्यों होना चाहिए? अगर आप किसी को परिवार के बारे में बता रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने उन्हें एकल परिवार और विस्तारित परिवार मान लो पढ़ाना है, तो आप उनको उनके परिवार के एग्जाम्पल दे दो कि जहाँ पिता माँ और बच्चे रहेंगे वो एकल परिवार है, दादा दादी चाचा चाची बुआ ये सब ऐड हो जाएंगी तो एक विस्तारित परिवार है। तो इस तरह रमा का जो बताने का तरीका है अपने कक्षा 3 के बच्चों को, वो परिवार की अवधारणा को बहुत सटीक तरीके से बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यवहारिक एग्जाम्पल को यूज़ किया है जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में उसे देखते हैं। ओके, तो 81 का आंसर होगा हमारा फोर्थ वन। 82 पे आते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि EVS की गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? मतलब एनवायरमेंटल स्टडी में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ इन EVS क्लासरूम, जो वहाँ की होती हैं। चित्र से पढ़ना, क्या कहेंगे हम? चित्र से पढ़ाया जाता है, EVS में पढ़ाया जाता है। फील्ड भ्रमण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है। अब जब ये दो हैं तो ऐसा कौन सा EVS का टॉपिक है या कौन से टॉपिक नहीं है जिनमें आप श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं करते? तो श्यामपट्ट का प्रयोग भी EVS क्लास में होता है। कहा जाए चित्र से पढ़ना इज द परफेक्ट। फील्ड भ्रमण इज मेन कॉन्सेप्ट है EVS में। जितना बच्चों को बाहर के वातावरण के संपर्क में लाते हैं उतना अच्छा सीखते हैं। तो दोनों हमारे ऑप्शन ठीक हैं और श्यामपट्ट का उपयोग ऑटोमेटिकली ठीक है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। विल गो विद द फोर्थ वन। फोर्थ आंसर 82 का ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम में लीड टू द होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ़ इट इज़, यानी पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यक्रम है बच्चों की समग्र शिक्षा, ओवरऑल शिक्षा का कारण बन सकता है यदि क्या है वो एकीकृत, यानी कि उसके अंदर इंटीग्रेटेड चीज़ें काउंट की गई हैं। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा भी उसके अंदर यूज़ की गई है। और विषयगत। अब विचार कीजिए आप क्या बताना चाह रहा हूँ। विचार कीजिए आप, थोड़ा विचार कीजिए। जो आपका ये है पर्यावरण अध्ययन, वो कब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएगा या समग्र शिक्षा का साधन बन पाएगा? तो जब वो इंटीग्रेटेड होगा, बिल्कुल ठीक। इंक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव भी होना चाहिए, हर बच्चे को हर तरीके का ज्ञान मिलना चाहिए, हर बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए। और विषयगत, अगर आप पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण से रिलेटेड, आसपास के माहौल से रिलेटेड, अपने एनवायरनमेंट और नेचर से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये तीनों बातें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल स्टडी को लेकर हो सकता है। इट मीन्स द फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए सब कंटेंट का, समावेशी, हर तरह के बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हर तरह के बच्चे को नॉलेज मिलनी चाहिए। विषयगत, पर्यावरण अध्ययन है तो विषय से रिलेटेड भी होना चाहिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। तो तीनों आंसर ठीक हैं, दैट मीन्स फोर्थ आंसर ठीक होना चाहिए। 84 पे आते हैं। EVS की पाठ्य पुस्तकों में सपेरों यानी जो सपेरे होते हैं उनका चैप्टर है, और उस चैप्टर में क्या है, इसका उद्देश्य किस चीज़ें बच्चों को जागरूक करना है। तो अगर वो पाठ EVS की पाठ्य पुस्तक में है तो इसका उद्देश्य जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है बच्चों को। किस पर्पज़ से? कि यह एक अवैध कार्य है, बिल्कुल ठीक। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, सपेरों के बारे में बताने का प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्हें क्यों वो चैप्टर दिया गया है वो समझें। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, इन दो को छोड़ते हैं, इन दो पे बात करते हैं फर्स्ट और सेट पे। यह एक अवैध कार्य है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाठ्य पुस्तक में उन 3 क्लास के 4 क्लास के बच्चे को आप अवैध कार्य बताना नहीं चाह रहे। आप क्या चाह रहे हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी ये इसलिए इसमें लिया गया है कि एक तो बच्चों को ये मैसेज मिले कि सपेरे सांपों को चोट ना पहुँचाएँ, और दूसरा, जब उनको आप ये पकड़ने के लिए बंद करवा रहे हो या उनसे कह रहे हो कि उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए, तो पहले उनकी आजीविका के बारे में सोचें कि वो कोई और कार्य कर पाएँ, ऐसी उन्हें सुविधा दी जाए। गवर्नमेंट के थ्रू बच्चों को ये बताया जा रहा है, ताकि बच्चे, अगर उसके परिवार में कोई सपेरा है या बच्चों के द्वारा जब सपेरों को देखा जा रहा है तो बच्चे समझें कि उनको सांपों को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनका भी जीवन है। जंगली जानवरों का जितना जीवन खुले में है या जहाँ वो रहते हैं वहाँ है,
कैद में इतना जीवन नहीं चल पाता, तो उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। और साथ में उनकी आजीविका के जब आप बंद कर रहे हो सपेरों के उस कार्य को, तो उनके लिए पहले कोई ना कोई विकल्प प्रदान करना बहुत आवश्यक है। थर्ड आंसर इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें 85 की, तो विद्यालय में जो मिड डे मील है, समझिए मेरी बात को, मिड डे मील जो खिलाया जाता है उसके लिए मोस्ट रिलेवेंट, ध्यान रखिएगा मोस्ट रिलेवेंट की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा अटैच्ड बात कौन सी है इसमें से? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। ईवीएस में मिड डे मील का क्या यूज़ है? यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय खाली पेट आते हैं, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान सबको, ये दो तो नहीं होंगे। अब पहले पे जाते हैं और थर्ड पे, सोचो ज़रा मिड डे मील क्यों शुरू किया गया? प्रासंगिक, रेलेवेंट किससे ज़्यादा रिलेटेड है? मिड डे मील शुरू ही इसलिए किया गया कि जो गरीब परिवार के बच्चे जिनको भोजन नहीं मिलता, जिनको भोजन एक, आपको शायद बिलीव ना हो लेकिन ऐसे कई परिवार हैं, ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जो सरकारी विद्यालय में आते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, और जो ग्रामीण मतलब जहाँ आज भी झोंपड़ियाँ हैं, उनमें उनको 2 टाइम भोजन या 3 टाइम भोजन, 2 टाइम भोजन प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो मिड डे मील क्या है? उन लोगों को सरकार ने जिम्मा उठाया भोजन देने का, एक पौष्टिक आहार उन तक पहुँचे, फल वगैरह उन तक पहुँचे, दूध उन्हें मिले, जिससे वो भी देश की नींव बनाए और वो भी आगे चल के अच्छा फ्यूचर देश को अपना, देश के लिए अच्छा कार्य कर सके। तो कुल मिला के मिड डे मील का अगर आप बोलो शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बात कहीं तक ठीक मान ली जाएगी शिक्षण अधिगम में। लेकिन मिड डे मील का मेन कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो था उन बच्चों के लिए जो खाली पेट विद्यालय आते हैं। ये इट इज़ द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर रिलेट्स टू मिड डे मील। इट इज़ द मोस्ट रिलेवेंट, ये मोस्ट रिलेवेंट है उन बच्चों के लिए जो विद्यालय खाली पेट आते हैं। इट मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर। 86 है, पर्यावरण अध्ययन में एक वर्ड है बोझ के बिना सीखना, बोझ के बिना सीखना, विदाउट बैग सीखना, या देखो ये लिखा हुआ है लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन का मैंने अभी आंसर बोल ही दिया। लर्निंग विदाउट बर्डन का मीन क्या है? तो द मीन बोलेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन का हम स्कूल बैग का कम वजन, पहला। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ये कोई मतलब नहीं है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, अबोध बोले तो जो बालक है उसके भार को कम कर दो, बालक का वेट कम नहीं करना है इसमें। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है, ये भी नहीं। कुल मिला के ये है स्कूल बैग का वजन, और इट इज़ नॉट रिलेट टू ईवीएस। सबके लिए बोलना चाहूँगा बोझ के बिना सीखना ईवीएस का मेन एक टैगलाइन है ना। लेकिन बात यह है कि बोझ के बिना सीखने का मतलब ये है कि बच्चे को बैग के वजन को कम करना है। आज देखते होंगे आप भारी भारी इतनी सारी किताब बच्चों को दे दी जाती हैं, बुक्स जो ओपन भी नहीं होती पूरे ईयर, लेकिन वो बैग के अंदर पड़ी हुई हैं। तो ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट है कि बैग का बोझ कम हो, एक नई बुक नहीं बढ़ानी बैग के अंदर कि ईवीएस की एक बुक बढ़ गई ना। कंटेंट उन्हें ऐसा देना है जिससे कि उनको आसपास के माहौल से सीखें, बैग में उसका कोई बोझ ना माता पिता की पॉकेट के ऊपर पड़े, इन गवर्नमेंट स्कूल इन प्राइवेट स्कूल ना माता पिता की पॉकेट पर पड़े। मतलब तो यही है इसका, बाकी किस तरह लिया जाता है वो बात अलग है। स्कूल बैग का कम वजन इसे ही बोला गया है बोझ के बिना सीखना। 87 पे आते हैं। ईवीएस कक्षा समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सीखने का लड़के और लड़कियों अलग सीख सकते हैं, कम और, ये तो कोई मतलब नहीं है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचार, तो कम और उच्च को अलग करना और उपचार तक शिक्षा देना, ये ईवीएस का उद्देश्य तो नहीं है। ये तो हर शिक्षा का उद्देश्य है, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का उद्देश्य है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। प्रबंधित करना यानी बच्चों को मना नहीं करना। देखिए, टू मैनेज स्टूडेंट इजीली एंड रिड्यूस वर्कलोड, बच्चों को आसानी से कार्य में लगाना और वर्कलोड कम करना, ये मान सकते हैं। लेकिन मैनेज करने के लिए ईवीएस लागू नहीं किया गया है। ईवीएस का मेन कॉन्सेप्ट अगर आप ये मान के चलते हो, ये दो तो मैंने काट दिए, अगर आप ये दो मान के चलते हो तो इसमें कौन सा मेन उद्देश्य मानेंगे आप? तो कुल मिला के जब ईवीएस में बच्चे बाहर जाते हैं, साथ घूमते हैं, एनवायरनमेंट के सर्च में घूमते हैं, तो वो सहयोग मूल्यों को लागू मूल्य होते हैं उनके अंदर, कॉपरेशन वाले, एक साथ काम करना सीखते हैं, एक साथ वो, समझिए आप क्यों इसके लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सहयोग करना, एक साथ काम करना, सक्रिय रूप से बच्चों का भाग लेना, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाना, ये ईवीएस की क्लास में होता है, जहाँ बच्चों को आप एनवायरनमेंट के टच में लाकर फ्री छोड़ देते हैं और वो तब होते हैं डिपेंडेंट, और उस टाइम पर वो पार्टिसिपेशन करते हैं, और जब पार्टिसिपेशन करते हैं तो उनके अंदर मूल्य डेवलप होते हैं। कौन से? सहयोग करना, कोऑपरेशन करना, सिंपैथी टू ईच अदर,
ये सब EVS की क्लास की देन है, ठीक है। 87 का होगा थर्ड आंसर। 84 पे आते हैं, बाला। बाला को किस रूप में माना गया है, इधर आते हैं। व्हाट इज़ बाला फुल फॉर्म ऑफ? ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, पहला। ब्रेल एज लर्निंग एड, बोल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, इधर आते हैं। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असेसमेंट, नहीं, बाला का ये यूज़ नहीं है, बाला को ये नहीं बोलते हैं। अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल बोले तो वो लैंग्वेज जो ज़्यादातर काउंट की जाती है उन लोगों को जो पढ़ने में अक्षम होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, तो ब्रेल। इट इज़ नॉट फॉर दैट, बाला की मैं बात करूँ। ब्रेन एड लर्निंग असाइनमेंट ये नहीं है, ब्रेल एज लर्निंग एड ये नहीं है, इन दो की बात करेंगे तो बोल्डिंग एज लर्निंग एड राइट आंसर। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। बाला बनाया गया है अधिगम सहायक के रूप में, बिल्डिंग मीन अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में, एक सपोर्ट करने के रूप में, जितने भी कंटेंट को आप यूज़ करते हो उसे बाला बोला गया, अधिगम सहायक के रूप में, बिल्डिंग, ठीक। थर्ड इज द राइट आंसर। ये एक कॉन्सेप्ट है जो लागू किया गया बाला के तौर पे। बाला का मीन्स अधिगम सहायक के रूप में आप जिस कंटेंट को यूज़ कर रहे हो, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, एक लर्निंग एड को जनरेट करना, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए आप बाला कंटेंट या कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो। अब है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क? तो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क या वैकल्पिक ढांचे का मीन समझिए। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये नहीं है इसका। इन दो में हम बात करेंगे। वैकल्पिक ढांचा, इधर आते हैं। अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है? बच्चों को तैयार करने के लिए जो आप कंटेंट तैयार करते हैं, दैट इज़ फ्रेमवर्क। आपने एक ढांचा तैयार कर लिया, भाई हम ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वैकल्पिक ढांचा क्या है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण या विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप को स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। विचार हैं जो आपने अवधारणा, जिन्हें आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने मान लिया है कि भाई इसका यही आंसर, किसी भी अवधारणा का आपने आंसर मान लिया है, लेकिन वो उसको नहीं मानते, वैकल्पिक ढांचे उसको नहीं मानते। तो सेकंड आंसर इसका बेस्ट आंसर है कि जो आपने कंटेंट, किसी की आपने अवधारणा की जो आपने थिंकिंग बना ली है, उसको वो नहीं मानते, वो बताते हैं आप इसको ऐसे भी सोचो। तो जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क हैं बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं कि इसका जो अवधारणा का ये जो कॉन्सेप्ट मान लिया गया है, क्या ये वास्तव में ठीक है, और अगर नहीं है तो क्यों। तो आप देखिए इसमें आंसर है आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो आपने मान लिया है कि भाई यही कारण है, आप इसी फॉर्मल एक्सप्लेनेशन को मान लो, आप इसी एक्सप्लेनेशन को, इस कॉन्सेप्ट का, अवधारणा का तरीका मान लो, लेकिन जो हमारे अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है वो आपको इसको सोचने मजबूर करते हैं कि नहीं, आपको इन्हें नहीं मानना है, आपको विचार करना है, क्योंकि आप जितना विचार करोगे तब आप खुद उस अवधारणा, हर अवधारणा का खुद की औपचारिक, खुद की थिंकिंग आप उसमें लेके आओगे, उस कॉन्सेप्ट को तब अच्छी तरह समझ पाओगे कि हर अवधारणा को सोचने को, यानी हर अवधारणा को मानने का जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट नहीं करती। तो सेकंड द राइट आंसर। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, कई बार आ चुका है, ये मिथ है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास। इधर अगर मैं इधर आता हूँ तो वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़ अ मिथ, साइंटिफिक फैक्ट, स्टीरियोटाइप, सुपरस्टिशन। तो मैं आपसे बोलूँ इसमें आप कहीं मत जाओ, रूढ़िवादिता है ये। जब भी आप किसी लड़की से क्लासरूम में सॉरी, कोई टीचर क्लासरूम में बच्चों से बोलते हैं कि नहीं लड़कियां कमज़ोर होती हैं, या लड़कियों की तरह रो मत, बच्चे से बोलते हैं क्यों रोते हो, लड़कियों की तरह मत रो, ये सब रूढ़िबद्ध धारणा होती है। आप इनडायरेक्टली या आप जाने अनजाने में जो भी बोल रहे हो, लेकिन सच में आप क्या प्रूव कर रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि आप लड़कियों को शुरुआत से कमज़ोर समझते हो। ये आपका स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर होना चाहिए 19 का रूढ़िबद्ध धारणा। उम्मीद करता हूँ जो 30 क्वेश्चन मुझे आपको देने हैं उनमें सब आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, पहले ऑप्शन कम करिए तब आंसर के पास पहुंचिए, तब आप आंसर को अच्छी तरह जस्टिफाई कर पाओगे। और जितने ऑप्शन को कम कर लोगे, मैं केवल आपको 90 का थर्ड, 89 का 2, 88 का 1 ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता में बता रहा हूँ कि ये आंसर क्यों नहीं होना चाहिए। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अब मैं ट्राई करूँगा कि ये गैप जो पीछे हुआ है वो दोबारा ना हो। तो फिर
कब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन और उसके बाद इंग्लिश पेडागोजी के 30 क्वेश्चन कराने के बाद 2018 का दिसंबर वाला पेपर हम पूरा कर चुके होंगे। फिर हम इसी स्टेप में आगे बढ़ते रहेंगे। सीटेट के पेपर ही अब हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिर कि यदि आपको ये सीटेट के एग्ज़ाम पेपर आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेंगे जब भी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के साथ, तो आपको अपना जो 2020 का आपका टारगेट है वो ज़रूर पूरा होगा। और मैं इसके लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और फोकस कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू।